नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम लोग क्या करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 के ऊपर बात करेंगे। ये आपको समझ आया? जहां पर टॉपिक जो है वो हमारा फंक्शन कवर होगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस फंक्शन वाले टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन और इसका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होता होगा वो सारा का सारा यहाँ पे कवर करेंगे। ये आपको समझ आया? तो चलिए शुरू करते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पर फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने जनरली कोई भी दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी। तो आपके सामने किसी भी एक रिलेशन को, जो कि रिलेशन आपका ए से लेकर बी पे बन रहा होगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा मैंने क्या बोला, कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये आपको समझ आया? तो कोई भी एक रिलेशन जो ए से लेकर बी पे बन रहा होगा उस रिलेशन को आप लोग फंक्शन कहोगे। कब? अगर ए की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन का मतलब एक यूनिक इमेज, एक अकेली इमेज, उसके अलावा कोई और इमेज, समझ लो ना, मतलब एक जो भी इमेज होगी वो एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती हो। कहां पर? इस वाले सेट आपका बी में। ये आपको समझ आया? फंक्शन एक प्रकार का एक ऐसा रिलेशन है जो कि ये कहता है कि अगर उसके पास कोई भी दो सेट है, मान लिया मैंने उनका नाम दिया एक सेट ए और एक सेट बी, और आपका ए से लेकर बी पर कोई रिलेशन बन रहा है, तो उस वाले रिलेशन को आप लोग फंक्शन कहोगे। कब? अगर सेट ए के पास आने वाली हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती हो बी में। इमेज का मतलब क्या होता है कि आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा हो। कहां पर? बी में। क्योंकि हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पे रिलेशन पढ़ा था तो वहां पर उसके अलग अलग नाम पढ़े थे। जैसे मान लीजिए हमने, मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल करवाऊंगा, बिल्कुल मान लीजिए 10 सेकंड में। हम लोगों ने डोमेन पढ़ा था। डोमेन का मतलब होता था सेट ऑफ ऑल इनपुट, कि आपने जो जो इनपुट करा उसको डोमेन कहा जाता है। उसी डोमेन को हम लोगों ने इनपुट का नाम भी दे दिया था। उसी डोमेन को हम लोगों ने इंडिपेंडेंट का नाम भी दे दिया था। और उसी डोमेन को हम लोगों ने यहां पर प्री इमेज का नाम भी दे दिया था। जबकि जो हमें आउटपुट मिल रहा था वहां पे सेट ऑफ ऑल आउटपुट को हमने रेंज का नाम दिया था। उसी रेंज को हम लोग आउटपुट के नाम से भी बोल रहे थे, उसी रेंज को हम लोग डिपेंडेंट के नाम से भी बोल रहे थे, और उसी रेंज को हम लोग इमेज के नाम से भी बोल रहे थे। तो फंक्शन आपके पास वही है कि अगर मान लीजिए कोई भी दो सेट है मेरे पास, यहां पर एक सेट है ए और एक सेट है आपका बी, और सेट ए से लेकर सेट बी पर कोई भी एक जनरल रिलेशन डिफाइन हो रहा होगा आपका। ये समझ आया? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना सा बताया कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट आपका बी है, और सेट ए से लेकर सेट बी पर आपका कोई एक रिलेशन जो है वो डिफाइन हो रहा होगा। तो इस रिलेशन को आप लोग फंक्शन कहोगे। इस रिलेशन को आप लोग फंक्शन कहोगे कब? अगर सेट ए के पास आने वाली हर एक वैल्यू के लिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सेट ए के पास आने वाली हर एक वैल्यू के लिए, मतलब सेट ए के पास मान लीजिए अगर 10 वैल्यू है तो 10 की 10 वैल्यू के लिए, अगर 5 वैल्यू है तो 5 की 5 वैल्यू के लिए, अगर इनफाइनाइट वैल्यू है तो इनफाइनाइट की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, मतलब जितनी वैल्यू इसके पास है, अगर उन सभी की सभी वैल्यू के लिए कोई यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती हो, कहां पर? बी में। आपके पास जब मैं यहां से कोई ना कोई पॉइंट उठा के रखूंगा तो उसका कोई ना कोई यूनिक आंसर मुझे जरूर मिलना चाहिए बी में। ये आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने यहां से कोई वैल्यू उठाकर अपने फंक्शन में रख दी, मतलब मुझे रिलेशन मिल रहा है कि मैंने यहां से उठाकर कुछ फंक्शन में रख दिया और मुझे यहां पर कुछ भी वैल्यू नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे उसका कोई ना कोई यूनिक इमेज जो है, मैं यहां लिख भी देता हूं, मुझे यूनिक इमेज उसके आउटपुट में, उसके कोडोमेन में, जो ये बी काम कर रहा है कोडोमेन, वहां पर जरूर मिलनी चाहिए। ये आपको समझ आया? चले मैं आपको एक दोबारा से छोटी सी समरी दे देता हूं। मैंने क्या बताया लास्ट टाइम कि आपके सामने कोई भी एक रिलेशन होगा उसको आप लोग फंक्शन कहोगे। ये समझ आया? किसी भी एक रिलेशन को आप लोग फंक्शन कहोगे। अगर मान लीजिए कोई भी दो सेट है ए नाम का और सेट है अनदर है बी नाम का, ये आपको समझ आया?
कोई सेट है आपके पास ए नाम का और कोई अनदर सेट है आपके पास बी नाम का, तो सेट ए से लेकर सेट बी पर कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा होगा। तो उस रिलेशन को आप लोग फंक्शन कहोगे कब, अगर सेट ए के पास आने वाली हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई यूनिक इमेज बी में जरूर एग्जिस्ट करती हो। तो आप कह दोगे कि हाँ आपके पास ऐसे हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई इमेज मिल गई और यूनिक इमेज मिली है, मतलब जो जो आंसर मिला है वो यूनिक है, उसके अलावा कुछ और नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक रखा यहां पर आपको 3-4 अलग अलग आंसर मिल गए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई यहां से उठा के रखा आपको 2 अलग अलग आंसर मिल गए। जो भी रखोगे उसकी कोई ना कोई यूनिक इमेज मिलेगी, अकेली इमेज मिलेगी यहां पर। अगर ऐसा आपका काम हो रहा है तो उस रिलेशन को आप लोग यहां पर फंक्शन कह दोगे। तो ये समझ आया। तो ये यहां पर फंक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन थी, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फंक्शन की एक अनदर डेफिनेशन देखने वाले हैं। ये आपको समझ आया। हम लोग फंक्शन को ही समझेंगे लेकिन किसी और तरीके से। तो ये वाला कंडीशन तो बहुत ही आसान था कि अगर आपके सामने कोई भी दो सेट है ए और बी और वहां पर सेट ए से लेकर सेट बी पर कोई रिलेशन बन रहा है, कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो उस रिलेशन को आप लोग फंक्शन कहोगे कब, अगर सेट ए के पास आने वाली हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई यूनिक इमेज जरूर एग्जिस्ट करती हो, मस्ट बी एग्जिस्ट इन बी। अगर जरूर एग्जिस्ट करती हो बी में तो आप कह दोगे कि वो रिलेशन आपका यहां पर फंक्शन बन रहा है। तो ये डेफिनेशन नंबर फर्स्ट थी और उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझ भी आया होगा। अभी तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो आइए इसका हम लोग फंक्शन का एक अनदर डेफिनेशन देखते हैं और उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आइए यहां पर हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन नंबर सेकंड देखते हैं, जो कि ये कहता है कि फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन एक प्रकार का एक रूल है, एक नियम है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हर काम को करने का एक अलग अलग नियम होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने का भी एक नियम है कि आप लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे और इस तरीके से ही आपकी जो पढ़ने का तरीका है वो चलता चला जाएगा। कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट के बाद चैप्टर नंबर 15 पढ़ ले, 16 पढ़ ले। हो सकता है कि जब आप लोग 15 और 16 पढ़ रहे हो तो उसमें आने वाला कोई ना कोई कंसेप्ट चैप्टर नंबर 5 में आया हो जो कि आपने नहीं पढ़ा, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो उसी तरीके से आपके पास ये एक लाइन से कह सकते हैं कि आप लाइन से सारी के सारे चैप्टर दिए हुए हैं, तो वो एक नियम से आपको पढ़ना है कि पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिर चैप्टर नंबर सेकंड, फिर चैप्टर नंबर थर्ड और इसी तरीके से आपको चलते चले जाना है। उसी तरीके से आपके सामने हर चीज के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे रोड पे चलने का अलग नियम होता है, कहीं खाना खाने जाना है तो उसका अलग नियम होता है, कहीं घूम रहे हैं तो उसका अलग नियम होता है। उसी प्रकार से आपके सामने फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन एक नियम है विच प्रोड्यूसेस, जो कि प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने का मतलब आप कहते हैं जैसे जन्म देता है, जो कि निकालता है, आप समझ रहे हैं। विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट, जो नए एलिमेंट को क्या करता है, जन्म देता है। तो फंक्शन एक प्रकार का एक ऐसा नियम है जो कि नए एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है आउट ऑफ द सम गिवन एलिमेंट, अपने दिए हुए जो भी उसके कुछ गिवन एलिमेंट है उनसे। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि फंक्शन एक प्रकार का ऐसा नियम है जो कि अपने दिए हुए कुछ एलिमेंट से नए एलिमेंट्स को क्या करता है, क्रिएट करता है, नए एलिमेंट को बनाता है, नए एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है। आप लोग समझ रहे हैं। फंक्शन एक प्रकार का एक ऐसा रूल है जो कि क्या करता है, कुछ नए एलिमेंट को जन्म देता है जो भी उसके पास गिवन एलिमेंट है उनकी हेल्प से। ये आप समझ रहे हैं। मैं यहां पर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फंक्शन को यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या करा कि एक बॉक्स बनाया। ये आपको समझ आया। और इस रूल से फंक्शन को डिफाइन करूंगा कि फंक्शन इज ए रूल, एक ऐसा रूल था विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ द सम गिवन एलिमेंट। तो मैंने मान लिया मेरे पास एक कोई भी एक बॉक्स है और उस बॉक्स में मैंने क्या करा, कुछ ना कुछ वैल्यू डाली, कुछ ना कुछ वैल्यू डाली। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी आपके पास ये डाला, सर्कल डाला, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ट्रायंगल डाला, यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ रेक्टेंगल टाइप का डाला। आपके सामने ऐसे मैंने कुछ अलग अलग इनपुट पुट करे, वो कुछ भी हो सकता है, वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो इस बॉक्स में मैंने अगर कोई ना कोई इनपुट डाला और अगर ये फंक्शन होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा कि जब मैंने इसमें इनपुट करे, जैसे मान लीजिए मैंने सर्कल डाला तो ये कुछ ना कुछ आउटपुट निकालेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वो स्फेयर निकाल दे, मान लीजिए हो सकता है वो स्क्वायर निकाल दे, हो सकता है वो डेल्टा निकाल दे, अल्फा बीटा कुछ भी निकाल सकता है, एनी वैल्यू वो निकाल सकता है, कुछ भी हो सकती है। वो सारी की सारी कंडीशन फंक्शन पे डिपेंड होगी कि आपका फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैंने इसमें ट्रायंगल डाला
इस वाली मशीन में मैंने ट्रायंगल डाला और ये फंक्शन होगा। तो फंक्शन होने का मतलब ट्रायंगल डालने पर ये मुझे कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा। मान लीजिए मैंने उसका नाम दे दिया यहाँ पर x की, मुझे उसने जब मैंने इसमें ट्रायंगल इनपुट करा तो मुझे आउटपुट में x मिला। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से जब मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगल डाला होगा तो मुझे कोई ना कोई अनदर वैल्यू फिर से देगा वो, तो इसका मतलब वो हो सकता है कुछ भी, मैंने उसका नाम दे दिया y। ये आपको समझ आया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरे पास ये बॉक्स था ये एक फंक्शन का अगर काम कर रहा है, तो अगर ये बॉक्स एक फंक्शन का काम करेगा तो इसमें आने वाली हर एक इनपुट के लिए वो कोई ना कोई आउटपुट मुझे यहाँ पर जरूर देगा। तो ये एक प्रकार का रूल ही तो है, एक प्रकार का नियम ही तो है। ये नियम यहाँ पर लगेगा ही कि अगर कोई भी चीज आपकी फंक्शन होगी, मान लीजिए मैं एक फंक्शन हूं, तो मेरे अंदर फंक्शन होने का मतलब अगर मैं अपने अंदर कुछ इनपुट डालूंगा तो उसका आउटपुट मुझे जरूर मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा या फिर कुछ भी ऐसी चीज करूंगा तो उसका कोई ना कोई आउटपुट जरूर मिलेगा और वो मुझे मिलता भी है। जैसे मान लीजिए कोई मुझे बीमारी हो गई तो उसके बीमारी के लिए मुझे आउटपुट जरूर मिलेगा। आउटपुट जरूर मिलने का मतलब वो जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता बायोलॉजी, तो उसकी वजह से कोई ना कोई वो आउटपुट तो मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने छींका तो उसके मुंह से, मेरे मुंह से कुछ वायरस या फिर जो भी बोलते हैं उसे कीटाणु निकले, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है टॉयलेट के द्वारा बाहर निकले या फिर किसी भी चीज के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। ये आप समझ रहे हैं। तो मेरी मशीन एक फंक्शन का काम कर रही है कि उसके अंदर आने वाले हर एक इनपुट के लिए, अगर मैं खाना खाऊंगा तो वो आउटपुट जरूर मिलता है हमें, अगर मैं पानी पीऊंगा तो वो भी आउटपुट हमें जरूर मिलता है, अगर कोई बीमारी होगी तो उसका आउटपुट भी हमें जरूर मिलता है। आप समझ रहे हैं। तो वही आपके पास एक फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन एक ऐसा ही नियम है जो कि ये कहता है कि उसके पास आने वाले हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट जो है वो जरूर एग्जिस्ट करेगा। और डेफिनेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग इसको लिंक करेंगे। तो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट हमें ये कह रही थी कि फंक्शन, एक रिलेशन को फंक्शन कहेंगे, किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहेंगे अगर कोई रिलेशन मान लीजिए किसी सेट ए से लेकर सेट बी पे डिफाइन हो रहा हो, और वो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रहा हो कि सेट ए के पास आने वाली हर एक वैल्यू के लिए सेट बी में उसका कोई ना कोई यूनिक इमेज जरूर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस रिलेशन को आप लोग फंक्शन कह देंगे। ये आपको समझ आया। तो उसको हम लोग यहां से कनेक्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा आपका कोई सेट ए है और यहाँ पे सेट बी के पास आपके पास कुछ और डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पर पी भी दे दिया, यहाँ पर क्यू भी दे दिया, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ऐसे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, डेल्टा हो गया, गामा हो गया, ऐसे करके आपके पास और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन लग रहा है। कल हमने जब रिलेशन पढ़ा था तो रिलेशन में देखा था कि हो सकता है सर्कल आपका इससे कनेक्ट हो रहा हो, इससे करना हो, इससे हो रहा हो, इससे किसी के साथ भी हो सकता है। सेम उसी तरीके से ये जो आपका ट्रायंगल है वो यहाँ पर आने वाले एलिमेंट्स में से किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। सेम बाय दिस कंडीशन यहाँ पे आने वाला रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पर आने वाली वैल्यू में से किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। हो सकता है वो दो वैल्यू के साथ कनेक्ट हो रहा हो सकता है वो एक वैल्यू के साथ कनेक्ट हो रहा हो, या फिर हो सकता है वो किसी भी वैल्यू के साथ कनेक्ट ना हो रहा हो, या फिर वो 10 की 10 वैल्यू के साथ कनेक्ट हो रहा हो। ये आपको समझ आया। तो वो एक हमारा रिलेशन था। लेकिन जब हम लोगों ने इस रिलेशन को फंक्शन बनाने की कोशिश करी तो यहां पर ये देखा कि जब हमने रिलेशन को फंक्शन बनाया तो उसके डोमेन में आने वाली हर एक वैल्यू के लिए मुझे कोई ना कोई इमेज मिलेगी। वो तो कंपलसरी है कि अगर आपके पास कोई ना कोई डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है और उस डोमेन को आप लोगों ने फंक्शन में डाला तो उसकी कोई ना कोई एक यूनिक इमेज तो जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए आपके पास सर्कल के लिए हमें यहाँ पर स्फीयर मिल रहा है, मान लीजिए हमने ट्रायंगल डाला तो हमें यहाँ पर एक्स मिल रहा है, मान लीजिए हमने रेक्टेंगल डाला तो हमें यहाँ पर वाई मिल रहा है। तो हमारे पास ये पेयरिंग बन गई कि जो सर्कल है वो पेयरिंग बना रहा है स्फीयर के साथ, जो ट्रायंगल है वो पेयरिंग बना रहा है एक्स के साथ, और जो रेक्टेंगल है वो पेयरिंग बना रहा है वाई के साथ। ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पर आपका फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट है और जो डेफिनेशन नंबर सेकंड है दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्ट है। दोनों ने बस अपने तरीका बोलने का अलग लिया है, बाकी उनके बोलने का मेथड जो है वो एक ही है, दोनों का कंक्लूजन एक ही है, बस उन्होंने अपनी अलग अलग लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करा है। एक कहता है कि फंक्शन को हम लोग रिलेशन की हेल्प से डिफाइन करेंगे और एक कहता है कि फंक्शन को हम लोग एक रूल की हेल्प से डिफाइन करेंगे। आप लोग जिस तरीके से भी समझना चाहे समझ सकते हैं। दोनों डेफिनेशन का एक लास्ट टाइम रिकॉल दूंगा आपको। वो रिकॉल ये कहता है, अगर मान लीजिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाली डेफिनेशन समझाई तो फंक्शन में मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो सेट है ए और बी नाम के, ये आपको समझ आया। लास्ट टाइम बस समरी है
कि आपके सामने मान लीजिए कोई भी दो सेट है ए और बी नाम के, और ए से लेकर बी पर, अच्छा ए से बी जरूरी नहीं है, बी से ए भी हो सकता है, ऐसा तो कोई कंडीशन कंपलसरी नहीं है ना कि हमेशा ए से बी ही हो, सॉरी ऐसा तो कोई कंडीशन कंपलसरी नहीं है ना कि हमेशा ए से बी हो, आपका बी से ए भी हो सकता है, ये आपको समझ आया। लेकिन समझाने के लिए हम लोग बार बार बोलते हैं ए से बी। तो मान लीजिए आपका ए से लेकर बी पे कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है जहां पर ए और बी आपके दो सेट है, वो दोनों सेट सेम टू सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों सेट आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, ये आपको समझ आया। तो सेट ए से लेकर सेट बी पे आपका कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो उस रिलेशन को आप लोग फंक्शन कहेंगे अगर सेट ए के पास आने वाली हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई यूनिक इमेज जरूर एग्जिस्ट करती हो बी में, ये आपको समझ आया। बाय द सेम कंडीशन डेफिनेशन नंबर 2 आपकी ये कहती है कि फंक्शन एक प्रकार का रूल है जो कि क्या करता है, हर एक न्यू एलिमेंट को जन्म देता है उसके पास आए हुए सारे के सारे पुराने एलिमेंट मतलब इनपुट से। फंक्शन एक प्रकार का एक ऐसा रूल है जो कि हमेशा कोई ना कोई आउटपुट देगा उसके पास आने वाले हर एक इनपुट के लिए, ये आपको समझ आया। दोनों डेफिनेशन का कंक्लूजन एक ही है, दोनों डेफिनेशन में हमें आउटपुट मिल ही रहा है, बस बोलने का तरीका अलग है, ये समझ आया। और सबसे मेन कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक इनपुट करें तो आपको दो या दो से ज्यादा आउटपुट मिल जाए। मान लीजिए हम लोग जनरल लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, कहानी की फॉर्म में है, स्टोरी की फॉर्म में आपको समझाता हूं इसको, लेकिन उसके लिए मैं इसे रफ करूंगा, कर दूं, ठीक है। अब देखिए हम लोग कहानी की तरह से फंक्शन को इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए आप लोगों ने अपनी स्कूल में तो कभी ना कभी गए होंगे, और स्कूल में जाने के बाद आप लोग वहां बेंच पर बैठते हैं। अब वहां पर जो भी बेंच होती है उन सारी की सारी बेंच पर बैठने की अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए बेंच अगर स्मॉल टाइप की है तो आपके पास 1 सीट पर 1 स्टूडेंट सीट होगा। मान लीजिए बेंच आपके पास मीडियम टाइप की है तो आपके पास 1 सीट पे 2 स्टूडेंट बैठेंगे। मान लीजिए थोड़ी लार्जेस्ट टाइप की है तो आपके पास 1 सीट पे 3 स्टूडेंट बैठेंगे। तो आप लोग यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं कि आपके पास बेंच एक है, आपके पास जो स्टूडेंट है वो चेंज होते जा रहे हैं। सारी की सारी कंडीशन बेंच पे डिपेंडेंट हो गई कि बेंच आपकी स्मॉल है, बेंच आपकी मीडियम है, या फिर बेंच आपकी लार्ज है। अगर वो स्मॉल थी तो आपके पास 1 स्टूडेंट 1 बेंच पर बैठ रहा था। अगर आपके पास वो एक मीडियम साइज की थी तो आपके पास 2 स्टूडेंट 1 सीट पर बैठ रहे थे। अगर वो एक लार्जेस्ट टाइप की थी तो आपके पास 3 स्टूडेंट 1 सीट पर बैठ रहे थे। ये आपको समझ आया। तो इसको हम लोग फंक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बेंच जो है वो यहाँ पर फंक्शन का काम करेगा। बेंच जो है वो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन का काम करेगा। बेंच इज इक्वल टू फंक्शन। बेंच जो है वो यहाँ पर फंक्शन का काम कर रहा है। तो और मान लीजिए जो यहाँ पर बच्चा बैठ रहा है वो आपके सामने, जो भी यहाँ पर मान लीजिए मैं स्टूडेंट को बैठा रहा हूं इस बेंच में, वो हमारा इनपुट का काम करेगा। जो भी हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट को बैठा रहे हैं बेंच में वो हमारा इनपुट का काम करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट एक सीट पर बैठ जाए, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 4 स्टूडेंट एक सीट पर बैठ जाए। ऐसा होता है कि जब मान लीजिए बहुत सारा क्राउड हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट एक ही सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक स्टूडेंट किसी 2 डिफरेंट सीट पर बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट किसी एक सीट पर बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट किसी डिफरेंट सीट पर बैठ जाए। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जब यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट को बैठाया तो वो आपके पास किसी 2 डिफरेंट सीट पर बैठ रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ आया। तो देखिए ऐसा पॉसिबल जब आपका नहीं था तो मतलब ऐसा फंक्शन भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई बेंच ही क्रिएट नहीं हुई। मतलब ऐसा कोई रूल मतलब रियल लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं जहां पर एक स्टूडेंट किसी 2 डिफरेंट सीट पर बैठ जाए। ये आपको समझ आया। और जब ऐसा कोई कंडीशन आपके सामने नहीं है तो ऐसा कोई फंक्शन भी हमारे सामने क्रिएट नहीं हो पाएगा जहां पर मैं कोई ना कोई एक इनपुट डालूं तो मुझे 2 या 2 से ज्यादा आउटपुट यहां पर मिल जाए। फंक्शन आपके सामने यही कहता है कि अगर आप यहां पर कोई भी इनपुट कर रहे हैं तो उसकी कोई एक यूनिक इमेज ही मिलेगी। यूनिक इमेज मिलने का मतलब मान लीजिए आपके सामने एक स्टूडेंट था तो वो किसी एक बेंच पर बैठ जाएगा।
ये आपको समझ आया। कोई अनदर स्टूडेंट है तो वो किसी एक अनदर बेंच पर बैठ जाएगा, लेकिन ये सामने कंडीशन नहीं हो सकती कि आपके सामने ये स्टूडेंट बेंच नंबर B1 पर भी बैठा है और बेंच नंबर B2 पर भी बैठा है। अगर ये कंडीशन आपके सामने हो रही है तो फिर वो फंक्शन आपका नहीं बन पाएगा। ये समझ आया, क्योंकि फंक्शन को बनने की डेफिनेशन ही यही कहती है, उसकी कंडीशन ही यही कहती है कि हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई हमें एक यूनिक आउटपुट चाहिए। ये आपको समझ आया। हर एक यहाँ पर डोमेन के लिए कोई ना कोई हमें एक यूनिक रेंज चाहिए। हर एक यहाँ पर आने वाले इंडिपेंडेंट के लिए हमें कोई ना कोई यूनिक डिपेंडेंट चाहिए। यहाँ पर आने वाली हर एक प्री इमेज के लिए हमें कोई ना कोई यूनिक इमेज चाहिए। ये आपको समझ आया। किसी भी नाम से आप लोग यहाँ पर उसको बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमारा यूनिक होना चाहिए। अगर वहां पर दो या दो से ज्यादा मैं मल्टी नाम के वर्ड का यूज कर सकता हूं कि अगर हमारे पास मल्टी नाम का कोई भी हो गया कि मान लीजिए मल्टी स्टूडेंट एक स्टूडेंट मल्टी बेंच पर बैठा हुआ है, तो फिर आपके सामने वो फंक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने यूनिक वाले रूल को ब्रेक कर दिया। और जब वो यूनिक वाले रूल को ब्रेक कर देगा तो फिर वो अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और जब वो अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो फिर वो फंक्शन आपका क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर ये बेंच वाली कंडीशन पढ़ रहे थे तो बेंच वाली कंडीशन को पढ़ने में ऐसी पॉसिबिलिटीज भी तो है हमारे सामने कि बहुत सारे मल्टी स्टूडेंट किसी एक ही सीट पर बैठ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन आपके सामने पॉसिबल है। वो हम लोग जब अपनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अभी फंक्शन के ऊपर तो बात करेंगे। ये आपको समझ आया। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फंक्शन के ऊपर। सबसे पहले फंक्शन के सिंबल की बात होगी कि फंक्शन को किस तरीके से डेनोट करा जाएगा यहाँ पर। तो वही सिंपल सी कंडीशन है कि जिस तरीके से रिलेशन को R वर्ड से डेनोट किया जा रहा था, सेम बाय दिस कंडीशन फंक्शन को यहाँ पर F वर्ड से डेनोट किया जाएगा। तो फंक्शन का जो सिंबल होता है वो आपके सामने F हो सकता है। जनरली आपके सामने ये कंडीशन आती है कि मान लीजिए एक फंक्शन होगा तो मैं उसको f नाम से डेनोट कर दूंगा, लेकिन अगर आपके सामने कोई एक अनदर फंक्शन और आ गया तो आप वहां पर उसका कोई अनदर नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए f के अलावा कोई और आप नाम देना चाहते हैं तो वहां पर आप उसका नाम g दे सकते हैं, h दे सकते हैं, x दे सकते हैं, z दे सकते हैं। जनरली कोई भी आप यहाँ पर अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। आप किसी ग्रीक लेटर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जनरली बस ग्रीक लेटर का यूज कर सकते हैं, या फिर अल्फाबेट का। नंबर्स का यूज तो नहीं करते हम लोग, क्योंकि फिर नंबर तो फिर इनपुट और आउटपुट का काम करेगा। बाकी और हमारे सामने अगर कोई फंक्शन हो सकता है तो हम लोग उसको fx, या फिर कोई मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम हो रहा है, रेशनल के ऊपर काम हो रहा है, अलजेब्रा के ऊपर काम हो रहा है, ऐसे करके कुछ भी करेंगे। लेकिन फंक्शन का अगर सिंबल की बात होगी तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए f दे दिया हमने, फिर उसके बाद कोई और अनदर फंक्शन आया तो हमने उसका नाम g दे दिया, कोई अनदर फंक्शन आया तो हमने उसका नाम h दे दिया। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बात देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जितने भी सिंबल लिखे हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में लिखे हैं। तो ये बात यहाँ पे कंपलसरी आती है कि आप जो भी फंक्शन को यहाँ पर डेनोट करेंगे उसको कोई किसी ना किसी स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में डेनोट करेंगे। ये आपको समझ है, ये कंडीशन होती है स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपको समझ है, सिंपल सी कंडीशन है। आप लोगों को याद रहेगा कि अगर आप किसी फंक्शन को डेनोट कर रहे हैं तो उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो एक स्मॉल लेटर की फॉर्म में होगा। ये आपको समझ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपसे बार बार ये कह रहा था कि फंक्शन एक प्रकार का कोई ना कोई रूल है, एक प्रकार का रिलेशन है जो कि क्या करता है, इनपुट के लिए आउटपुट देता है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, तो इसको हम लोग समझते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है और ये बॉक्स मेरा फंक्शन का काम कर रहा है, या फिर सर्कल है, ये सर्कल मेरा फंक्शन का काम कर रहा है। तो इस सर्कल में आने वाले हर एक इनपुट के लिए मुझे कोई ना कोई यहाँ पर एक आउटपुट जरूर मिलेगा। वो यूनिक आउटपुट होगा, लेकिन कोई ना कोई आउटपुट हमें तो जरूर मिलेगा अगर ये मेरा सर्कल जो है वो फंक्शन का काम कर रहा है। तो ये आपको समझ आया। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन आपके सामने ये आती है कि मान लीजिए हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स में अगर हम लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करना होता है तो हमारी बचपन से आदत है कि हम लोग एक्स और वाई का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे ऑनर थे इन चीज के, जो हम फादर थे फंक्शन के, वो लोग भी एक्स वाई का यूज करते थे। या फिर हम लोग इससे पहले जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर मैक्सिमम नंबर हम लोग एक्स वाई का यूज ही करते हैं। तो बाय दिस सेम कंडीशन हम लोग जब यहाँ पर फंक्शन पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर फंक्शन पढ़ते वक्त भी हम लोग एक्स और वाई का ही यूज करेंगे। तो मैंने मान लिया कि इस फंक्शन में मैंने कोई एक्स वैल्यू डाली और मुझे रिजल्ट में कोई वाई नाम की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ये आपको समझ आया।
अब फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट करवाया है x और मुझे आउटपुट मिला है y, तो इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करा जाएगा कि फंक्शन के, ध्यान से देखिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन और मेरे लिखने को दोनों ध्यान से सुनिएगा, कि फंक्शन के अंदर मैंने कोई ना कोई x नाम का इनपुट करा तो मुझे कोई ना कोई y नाम का आउटपुट यहाँ पे जरूर मिलेगा। ये आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि मान लीजिए ये जो सर्कल है आपके सामने वो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल मैंने सिर्फ एक डायग्राम समझा दिया, बना दिया ताकि आपको समझ आए। ये आपके सामने एक सर्कल है और ये सर्कल यहाँ पे फंक्शन का काम कर रहा है, तो इसके पास आने वाली हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई यूनिक आउटपुट जरूर एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इनपुट x करवाया तो आउटपुट मुझे यहाँ पर y मिलेगा। ये आपको समझ आया? तो इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करा जाएगा कि जब फंक्शन के अंदर मैंने x डाला तो मुझे y मिल गया, जब फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर x डाला तो मुझे y मिल गया। मान लीजिए मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ पर a डाला होता और मुझे यहाँ b मिल गया, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखता कि जब मैंने फंक्शन के अंदर a को इनपुट करा तो मुझे यहाँ पर b मिल गया। ये आपको समझ आया? ये फंक्शन को डेनोट करने का तरीका होता है कि आप फंक्शन को अगर डेनोट करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जहां पर ये ब्रैकेट के अंदर वाला केस आपका इनपुट का काम करेगा और ये जो राइट हैंड साइड में है वो आपका आउटपुट का काम करेगा। यहां पर भी वही सेम कंडीशन है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो फंक्शन के साथ लिखा है वो इनपुट का काम करेगा और ये ब्रैकेट के बाहर वाला आपका आउटपुट का काम करेगा। ये आपको समझ आया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन को डेनोट करने का एक तरीका और हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे कंडीशन है जहां पर हम लोग फंक्शन को अलग अलग तरीके से डेनोट कर सकें। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। अनदर कंडीशन आपके सामने ये आती है कि मान लीजिए सबसे पहले आप किसी फंक्शन को जब डेनोट कर रहे हैं तो आपके सामने कोई ना कोई दो सेट होगा। यहाँ पर कोई ना कोई, मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पर कोई ना कोई सेट बी होगा, तो सेट ए के पास आने वाली हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई इमेज जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी। ये आपको समझ आया? तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए वैल्यू होगी तो ए वैल्यू के लिए कोई ना कोई हमें बी रिजल्ट जरूर मिल रहा होगा। मान लीजिए सी वैल्यू होगी तो सी के लिए हमें कोई डी मिल रहा होगा, ई होगा तो ई के लिए हमें कोई ना कोई एफ मिल रहा होगा, या फिर मान लीजिए एफ से तो फंक्शन हो जाएगा, मान लीजिए ई के लिए हमें पी मिल रहा है। ये आपको समझ आया? तो ए से लेकर बी अगर आपका फंक्शन बन रहा होगा, ए से लेकर बी पर अगर आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा, तो आप लोग उसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने देखा ए वाला जो है वो पेयरिंग बना रहा है बी के साथ। कब? जब आपका फंक्शन ए से बी पर डिफाइन हो रहा है। तो जब आपका फंक्शन ए से बी पर डिफाइन हो रहा है तो उस वाले केस में ए वाला जो एलिमेंट है वो बी वाले के साथ पेयरिंग बना रहा है, जो सी वाला एलिमेंट है वो डी वाले के साथ पेयरिंग बना रहा है, और जो ये ई वाला एलिमेंट है वो पी वाले एलिमेंट के साथ पेयरिंग बना रहा है। तो पेयरिंग बनाने वाली कंडीशन आप लोग काफी अच्छे से समझते हैं और उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड होगी कब? जब आपका फंक्शन ए से लेकर बी पे डिफाइन हो रहा होगा। तब देखिए क्या होगा, हम लोग इसे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सी कॉमा डी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ई कॉमा पी लिख सकते हैं। और इसे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर एक सेट लगा देंगे और इसे किसी एफ नाम से डेनोट कर देंगे। ये आपको समझ आए? तो ये यहाँ पर हम लोग फंक्शन को इसका ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी डेनोट कर सकते हैं। ये आपको समझ आए? एक बात और करते हैं, आप लोगों ने यहां पर देखा कि फंक्शन हमारा ए से लेकर बी पे डिफाइन हो रहा था एफ नाम का, तो इसको डेनोट करने का भी एक तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसमें से आपको कुछ गिने चुने तरीके बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहला तरीका तो बहुत सिंपल सा था कि fx इज इक्वल टू वाई, एक तरीका है, पूरा हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट को समझा। एक सेकंड तरीका हमारे पास इस पेयरिंग बनाने की फॉर्म में था, और एक अनदर तरीका और है। मान लीजिए आपके पास, यहां पर मैं समझा देता हूं, मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी, और वहां पर ए से लेकर बी पर आपका कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपके सामने कोई दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी, और ए से लेकर बी पर आपका कोई फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है। ये आपको समझ आया मैंने क्या बोला? एक सेट है ए, एक सेट है बी, और ए से लेकर बी पर आपका कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है एफ सच डेट, समझ आया आपको? एफ एक फंक्शन है जहां पर वो कहां डिफाइन हो रहा है, वो ए से
लेकर बी की तरफ डिफाइन हो रहा है, वो ए से लेकर बी की तरफ डिफाइन हो रहा है। तो मैंने जो ये बोला से लेकर, उसको इस एरो से डिनोट कर सकते हो कि यहां से लेकर वहां तक। तो आप कहते हो ना कि एरो यहां से वहां जाओ, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो आपको दिल्ली से लेकर मुंबई की तरफ जाना है, या फिर दिल्ली से लेकर कोलकाता की तरफ जाना है, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो लगा देते हैं कि इधर बॉम्बे पड़ेगा, इधर आपका कलकत्ता पड़ेगा। सेम बाय दिस कंडीशन आपका जो फंक्शन है वो ए से लेकर बी पे डिफाइन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एफ सच दैट फंक्शन डिफाइन हो रहा है कहां पर, ए से एरो बी, ए एरो बी, ए टू बी, फंक्शन आपका ए से लेकर बी पे डिफाइन हो रहा है। अगर आप इसी को यहां पर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टू बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर टू का मीनिंग ही वही होता है कि वो एरो लगा देगा, उसकी तरफ जाना है आपको, ये समझ आया। तो ये यहां पर फंक्शन को डेनोट करने का एक डिफरेंट तरीका था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर फंक्शन आपको एरो डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज बात करेंगे। मैं यहाँ पर जितनी नई नई चीजें बता रहा हूँ वहां पर आपको बहुत सारी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तो जरूर मिल रही होंगी, ये मेरा उम्मीद है पूरा। देखिए यहाँ पर जब एरो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो फिर से वही हमें सेट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो फंक्शन है वो सेट के ऊपर ही डिफाइन होता है। तो आइए हम लोग फिर से एक सेट बनाते हैं। मान लिया मैंने एक सेट बनाया, ये नाम है ए नाम का, और यहां पर एक अनदर सेट बनाया मैंने बी नाम का। ये आपको समझ आया। मैंने एबीसी के पास मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी, ए के पास ए दिया, बी सी डी ई एफ जी एच, मान लीजिए मैंने यहां पर ये 6-7 वैल्यू दी जो भी है। उसी तरीके से बी के पास भी आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होंगी, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 11, ये आपके पास 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू है बी के पास, ये आपको समझ आया। अब मान लीजिए फंक्शन की हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केस में बात करेंगे कि कब कब आपका फंक्शन बनेगा, कब कब आपका फंक्शन नहीं बनेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले पहला नंबर का केस लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर फर्स्ट में तो सबसे मेन कंडीशन क्या थी कि आपके पास अगर कभी भी फंक्शन बन रहा होगा, आपके पास अगर कभी भी फंक्शन बन रहा होगा तो फंक्शन बनने वाले केस में उसके पास आने वाले इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। फंक्शन की मेन कंडीशन ये है। मान लीजिए आपके पास ये इनपुट का काम कर रहा है, क्योंकि फंक्शन आपका, मैंने इसको क्रिएट कर लिया अपने मन से समझाने के लिए कि फंक्शन आपका ए से लेकर बी पे डिफाइन होगा, मतलब जो भी फंक्शन डिफाइन होगा वो ए से बी की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिक केस की बात करेंगे कि आपके पास आने वाले हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ए जो है वो 1 के साथ डिफाइन हो जाएगा, जो यहाँ बी है वो 2 के साथ डिफाइन हो जाएगा, जो ये सी है वो 10 के साथ 10 के साथ डिफाइन हो जाएगा, जो ये डी है वो मान लीजिए 4 के साथ डिफाइन हो गया, जो ये ई है मान लीजिए 7 के साथ डिफाइन हो गया, एफ मान लीजिए 8 के साथ डिफाइन हो गया, जी मान लीजिए 9 के साथ डिफाइन हो गया, एच मान लीजिए यहाँ पर ये 3 के साथ डिफाइन हो गया। तो आपके पास यहाँ पर जितने भी मैंने इनपुट डाले हैं उसकी कोई ना कोई आउटपुट जरूर दे दिया। वो आगे पीछे होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शन की सारी कंडीशन फंक्शन के बिहेवियर पे डिफाइंड होंगी। जैसा मैं आपको कल रिलेशन में समझा रहा था कि फंक्शन अगर आपका एक्स स्क्वायर होगा तो वहां पर 2 के लिए वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। सॉरी, अगर आपका रिलेशन एक्स स्क्वायर टाइप का होगा तो वहां पर आपको वैल्यू जो है वो 2 के लिए 4 मिल जाएगा। अगर आपका रिलेशन एक्स प्लस 1 टाइप का होगा तो आपको वहां 2 के लिए 3 मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन वो रिलेशन पे डिपेंड थी। बाय द सेम कंडीशन वो सारी की सारी कंडीशन जो बिहेवियर होगा वो यहाँ पर आपका फंक्शन पे डिपेंड होगा कि ए डालने पर हमने जब फंक्शन में डाला तो हमें क्या मिला, फिर बी जब हमने फंक्शन में डाला तो हमें क्या मिला, फिर सी जब हमने फंक्शन में डाला तो हमें क्या मिला, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, और इसी तरीके से कंडीशन आपका चलता चला जाएगा। ये आपको समझ आया। तो वही कंडीशन है कि यहां पर हम लोगों ने क्या करा है, एक यूनिक इमेज ले ली है। जो भी हमारे पास इनपुट आ रहा था उसकी हमने कोई ना कोई यूनिक इमेज ले ली। इमेज समझ रहे हो ना, उसके सामने आने वाली जो भी आउटपुट मिल रहा है वो वाला। तो यहाँ पर आने वाले हर एक इनपुट के लिए हमें कोई ना कोई यूनिक इमेज जो है वो यहाँ पर जरूर मिल रहा है। ये आपको समझ आया। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, जहां पर फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी है कि अगर आपके पास कोई भी इनपुट है तो उसका कोई ना कोई आउटपुट आपको जरूर मिल रहा होगा। ये आपको समझ आया। अब आइए यहाँ पर हम लोग केस नंबर सेकंड के ऊपर बात करेंगे। केस नंबर फर्स्ट तो बड़ा सिंपल था और स्टार्टिंग से मैं आपको यही बता रहा हूं कि इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन चलिए केस फर्स्ट में एक बात मुझे और याद आ गई
कि वो बात यहां पर आपकी ये है कि जो भी आपके पास सेट ए के पास एलिमेंट थे, तो वहां पर सेट ए के पास एलिमेंट के लिए आप लोग ध्यान से देखिए कि चाहे ए से लेकर एच तक कोई भी वैल्यू है, हर एक वैल्यू के लिए ए भी, बी भी, सी भी, डी, ई, एफ, जी, एच, हर एक वैल्यू के लिए मुझे कोई ना कोई रिजल्ट मिल गया, ठीक है। लेकिन सेट बी को ध्यान से देखिए कि आपके पास सेट बी में मान लीजिए 1 कवर हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं लिया मैंने, 6 भी नहीं लिया, 7 हो गया, 8 भी नहीं लिया मैंने, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। तो आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं कि सेट बी में आने वाले एलिमेंट कुछ तो कवर हो गए और कुछ कवर नहीं हुए। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है आपके सामने कि कुछ एलिमेंट कवर हो गए, कुछ कवर नहीं हुए, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी डेफिनेशन ये कहती है कि बस इनपुट के लिए कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। आउटपुट में क्या रखा है, क्या नहीं रखा, किस तरीके से रखा है, क्या बच रहा है, क्या कम पड़ गया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनपुट के लिए आउटपुट मुझे जरूर मिल जाना चाहिए, और वो सारे के सारे इनपुट कवर होंगे, लेकिन सारे के सारे आउटपुट कवर हो, पूरा का पूरा कोडोमेन ही हमारा रेंज के बराबर हो जाए, ऐसा यहां पर नहीं हो सकता। ये आपको समझ आए? हो सकता है कि पूरी की पूरी वैल्यू हो जाए। मान लीजिए मैंने यहां पर 5 भी नहीं दिया होता, 6 भी नहीं दिया होता और ये 8 भी नहीं दिया होता, फिर तो हमारे पास बी सेट के पास आने वाली हर एक वैल्यू कवर हो गई। इसका मतलब अभी भी फंक्शन बन रहा है। मैंने यहां पर 5 ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया और 8 ऐड कर दिया, यहां पर भी अभी भी फंक्शन बन रहा है आपका। तो रेंज के पास क्या बच रहा है, क्या ज्यादा है, क्या कम है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सिर्फ यहां पर अपने इनपुट की बात करने वाले हैं और उस इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट खोजने वाले हैं। ये आपको समझ आया? अब बढ़ते हैं हम लोग केस नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पर केस नंबर 2 की बात करेंगे, जहां पर केस नंबर 2 में कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि आपके पास मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल आपको समझा रहा था ना कि वो बेंच वाला एग्जांपल, वो स्टूडेंट वाला, वो सीट वाला, वही सेम कंडीशन है कि मान लीजिए यहां पर ए वाला पॉइंट है, वो ए वाला पॉइंट यहां पर 1 के साथ कवर हो गया, ये मान लीजिए 1 के साथ कवर हो गया, और ये ए वाला पॉइंट यहां पर मान लीजिए 5 के साथ कवर हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट 2 सीट पर बैठा है, क्योंकि ये आपके पास मान लीजिए समझने के लिए आप इसको स्टूडेंट मान लीजिए और आप समझने के लिए इसको बेंच मान लीजिए, जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले समझ रहे थे। यहां पर आपके सामने कंडीशन हो गई कि एक स्टूडेंट 2 अलग अलग डिफरेंट बेंच पे बैठा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये वाली कंडीशन आपके सामने पॉसिबल ही नहीं है, अच्छा इसके अलावा बाकी सब एलिमेंट एक ही इमेज पर बैठे हो, मतलब एक ही बेंच पर बैठे हो, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको समझ आया? लेकिन जो ए एलिमेंट था वो 2 डिफरेंट सीट पर जाके बैठ गया। वो ए एलिमेंट 1st नंबर की सीट पर भी बैठा है, वो ए एलिमेंट 5 नंबर की सीट पर भी बैठा है। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए थी यूनिक इमेज, और मुझे क्या मिल गया? एक ही मल्टी इमेज। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी भी फंक्शन के अंदर मल्टी इमेज पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई भी इमेज मिल रही होगी फंक्शन के अंदर, तो वो पक्का एक यूनिक इमेज होगी। बहुत ध्यान से आपको समझिएगा कि फंक्शन के अंदर कभी भी मल्टी इमेज पॉसिबल नहीं होती। अगर आपको फंक्शन में कोई ना कोई इमेज मिल रही है, तो वो इमेज आपकी यूनिक होगी। ये आपको समझ आया? आप जो भी वैल्यू इनपुट करोगे उसकी एक यूनिक आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। 2 डबल या फिर 2 और मोर कह सकता हूं, प्लूरल जिसे बोलते हैं, मल्टी जिसे बोलते हैं, वो यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये आपको समझ आया? तो इस वाले केस में ये आपका फंक्शन नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि जो ए वैल्यू था वो 1 पे भी कवर हो गया और ए वैल्यू जो था वो 5 पे भी कवर हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि जो ए वैल्यू थी वो 1 पे भी कवर है, ए वैल्यू 5 पे भी कवर हो गई। फिर चलिए मान लीजिए बी 2 पे कवर है, सी 3 पे कवर है, एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते चले गए। तो यहां पर देखिए ए 1 के पास भी चला गया, ए 5 के पास भी चला गया। तो यही तो हमें नहीं चाहिए। ए या तो 1 के पास ही जाता या तो 5 के पास ही जाता, तो मैं फंक्शन बना देता। लेकिन डबल के पास चला गया तो उस केस में मैं इसको फंक्शन नहीं बनाऊंगा। ये आपको समझ आया? तो यहां इस वाले केस में ये वाला जो फंक्शन था वो एफ था, वो फंक्शन को क्रिएट नहीं कर पाया। ये आपको समझ आया? तो यहां पर इसने रूल ब्रेक कर दिया फंक्शन वाले को कि इसने डबल मल्टी इमेज दे दी, जो कि फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। तो ये हमारा केस नंबर 2 था। आइए केस नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं, सिर्फ कर दें, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग केस नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे, और केस नंबर 3 आपका कुछ इस तरीके से आता है कि मान लीजिए ये वाला जो ए वैल्यू है वो 1 पे कवर हो गया। ए वैल्यू ने 1 के साथ अपनी पेयरिंग बनाई,
जो ये बी वाला वैल्यू है उसने भी 1 के साथ पेयरिंग बना ली, जो ये सी वैल्यू है उसने 5 के साथ पेयरिंग बना ली, जो ये डी था उसने मान लीजिए 3 के साथ पेयरिंग बनाई, और जो ये ई था उसने भी मान लीजिए 3 के साथ पेयरिंग बनाई, जो ये एफ था मान लीजिए उसने 7 के साथ पेयरिंग बनाई, जो ये जी था उसने भी 7 के साथ पेयरिंग बनाई, जो ये एच था उसने भी 7 के साथ क्या करा, पेयरिंग बनाया। तो केस नंबर 3 में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने क्या करा है, दो डिफरेंट इनपुट लिया है लेकिन आउटपुट मैंने एक ही दिया है। इसको हम लोग उसी एग्जांपल से समझेंगे कि ये हमारे पास स्टूडेंट हैं और ये हमारे पास यहाँ पे बेंच है। आप समझ रहे हैं? तो आप लोग देख सकते हैं कि दो डिफरेंट स्टूडेंट एक बेंच पर बैठ सकते हैं, चाहे वो बेंच स्मॉल हो, चाहे वो बेंच मीडियम हो या फिर लार्ज हो। ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है कि जब कोई क्राउड कलेक्ट होता है तो क्राउड पे वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि मल्टी स्टूडेंट को 1 सीट पर बैठा देते हैं। तो बाय द सेम कंडीशन आपके पास दो डिफरेंट स्टूडेंट एक बेंच पर बैठ सकते हैं। फिर आपके पास ये जो सी था वो अकेली सीट 5 पे बैठा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये डी था वो 3 पर बैठा है और जो ये ई था वो भी 3 नंबर की बेंच पर बैठा है, पॉसिबल है, दो स्टूडेंट एक सीट पर बैठ सकते हैं। फिर ये जो एफ था वो यहाँ 7 पे बैठा है, जो ये जी था वो 7 पे बैठा है, जो ये एच था वो यहाँ पर भी 7 पे बैठा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 स्टूडेंट आ गए और वो तीनों स्टूडेंट किसी एक सीट पर बैठे हैं। तो ये वाली कंडीशन भी आपके पास पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मल्टी स्टूडेंट एक सीट पर बैठ सकते हैं। ये आपको समझ आया? तो इस वाले केस में ये आपका फंक्शन बन जाएगा क्योंकि इसने फंक्शन के रूल को नहीं तोड़ा। उसके पास सिर्फ यही चाहिए था कि ए कोई ना कोई आंसर दे रहा हो, अकेला दे रहा हो, दो आंसर ना दे रहा हो। तो ए ने एक आंसर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ने भी एक आंसर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी ने भी अकेला आंसर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरीके से डी ने भी दिया, ई ने भी दिया। अब डी और ई भले ही सेम टू सेम दे रहे हैं, उससे हमें क्या दिक्कत है? मैंने बोला आपको, हमें रेंज में क्या हो रहा है, जो ये हमारा कोडोमेन है, जो भी हमारा ये सेट बी है, उसमें क्या हो रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ इनपुट की तरफ ध्यान देना है कि क्या हमारा इनपुट यूनिक वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। आप लोग देख सकते हैं कि जो ये डी एलिमेंट था वो 3 के साथ कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें चलेगा। जो 4 था, सॉरी ई था, वो भी 3 के साथ कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यहां पर जो लेकिन यूनिक जो इमेज थी, डी ने भी अकेला ही बैठा, मतलब सॉरी डी ने भी यूनिक इमेज ही दी और ई ने भी यूनिक इमेज दी। भले ही दोनों ने सेम टू सेम दे दिया, ऐसा रिजल्ट आपके सामने पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए, मैं इसको एक एग्जांपल और से भी बोल सकता हूं कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक स्कूल है और वहां स्कूल में आपके सामने कुछ ग्रेड्स दिए हुए हैं। तो मान लीजिए किसी ए नाम के स्टूडेंट के 90% आ गए, मान लीजिए किसी बी नाम के स्टूडेंट के 80% आ गए और मान लीजिए किसी सी नाम के स्टूडेंट का भी 90% आ गया। तो ऐसी कंडीशन आपके सामने पॉसिबल है। दो स्टूडेंट के एक रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक स्टूडेंट हो ए नाम का, मान लिया मैंने उसका नाम अमन है, अमन के 90% भी आए हैं, 80% भी आए हैं। ऐसी कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अमन के मान लिया यहाँ पे मैंने नाम दिया राम श्याम अमन, तो राम के भी 90% आ सकते हैं और अमन के भी 90% आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि राम के 90 भी आ जाए और राम के 80 भी आ जाए। ये आपको समझ आया? तो इस वाले केस में यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा और इसने फंक्शन को ब्रेक नहीं करा, तो आपका यहाँ पर फंक्शन बन रहा है। ये आपको समझ आया? आगे बढ़े, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। और केस नंबर 4 को आप इस तरीके से समझिए कि मान लिया A1 के साथ कवर हो रहा है, B2 के साथ कवर हो रहा है, C2 के साथ कवर हो रहा है, D3 के साथ, E4 के साथ, F5 के साथ, G6 के साथ, H किसी के साथ भी कवर नहीं हो रहा। मान लीजिए 4th में हमने ऐसी कंडीशन ले लिया, क्या कि 1 A के साथ कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसने फंक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी। B2 के साथ हो गया, अकेला आंसर था, ठीक है। CB2 के साथ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, दो आंसर मतलब दो स्टूडेंट एक सीट पर बैठ सकते हैं, दो स्टूडेंट के सेम रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। जो ये D था वो 3 के साथ कवर हो गया, ठीक है। जो ये E था वो 4 के साथ कवर हो गया, ठीक है। जो F था वो 5 के साथ कवर हो गया, ठीक है। जो G था वो 6 के साथ कवर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये H नाम का पर्सन था, ये जो H नाम का एलिमेंट था, ये जो H नाम का ऑब्जेक्ट था, ये जो H नाम का डाटा था, या फिर ये जो H नाम का स्टूडेंट था, इस H नाम के स्टूडेंट के पास आपके पास ना ही इसके पास कोई बैठने के लिए बेंच है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है
कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी एक क्लास में गया, उसके पास बैठने के लिए बेंच नहीं है। हम लोग वो गरीबी रेखा वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास हर एक स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई बेंच यहाँ पर रखी हुई है, तो ऐसे तो आपके सामने एच जो स्टूडेंट था वो तो किसी बेंच पर बैठा ही नहीं है, मतलब वो फंक्शन के रूल को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि फंक्शन का रूल ये कहता है कि वहां पर आने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई बेंच आपको जरूर मिलेगी, भले ही ये एच किसी दूसरी सीट पर बैठा हो, लेकिन बैठा जरूर होगा। ये आपको समझ आया? मतलब एच इनमें से ही किसी के पास बैठा हो लेकिन बैठा जरूर होगा। लेकिन एच जो स्टूडेंट था वो तो किसी के पास भी नहीं गया, तो इसने तो फंक्शन के फर्स्ट वाले रूल को ब्रेक कर दिया। क्या कहता है कि फंक्शन के पास आने वाली हर एक फंक्शन एक ऐसा रूल है जो कि क्या करता है, उस अपने हर एक डोमेन के लिए कोई ना कोई आउटपुट देता है। तो डोमेन में एक वर्ड यूज हुआ हर एक, मतलब सारे की सारी डोमेन के लिए कोई ना कोई आउटपुट आपको जरूर देता है। तो उसने तो यहाँ पर सारे के सारा कवर ही नहीं करा, कुछ कवर कर लिए, लास्ट वाला लिया ही नहीं। तो आपके सामने ये तो फंक्शन आपका नहीं बन पाया, क्योंकि ये डोमेन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। यहाँ पर ये अपने सारे के सारे डोमेन को लेकर नहीं गया, तो इसने फंक्शन के रूल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट में कोई बच्चा पढ़ता था, सबकी अलग अलग परसेंटेज आ गई यहाँ पर, लेकिन ये जो एच नाम का स्टूडेंट था उसकी कोई भी परसेंटेज नहीं आई। परसेंटेज भले ही 0 आती लेकिन आती जरूर, लेकिन यहाँ पर तो उसकी कोई परसेंटेज ही नहीं आई। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसने फंक्शन के रूल को ब्रेक कर दिया। तो ये वाले केस में आपका फंक्शन नहीं बन पाएगा। कब? जब डोमेन में से कोई भी एक वैल्यू अगर मेरे पास बच गई, जब डोमेन में से कोई भी एक वैल्यू अगर मेरे पास बच गई, तो उस वाले केस में फंक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये इसका केस 4 था, और इसी केस के साथ हमारे पास, मतलब इसके साथ हमारे पास यहाँ पर इसके चारों के चारों केस खत्म होते हैं। जहां पर एक बार मैं आपको रिवीजन दूंगा, जहां पर मैं आपको सारे के सारे केस के एक बार रिवीजन दूंगा। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या लिया था, वहां पर हम लोग देख रहे थे कि उसके पास आने वाले हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट जरूर एग्जिस्ट कर रहा था, और वो यूनिक आउटपुट था। तो उस वाले केस में फंक्शन आपका बन रहा था। केस नंबर सेकंड हम लोगों ने क्या लिया था, वहां पर शायद ये लिया था कि आपके पास कोई एक स्टूडेंट 2 डिफरेंट सीट पर बैठा है। तो एक स्टूडेंट 2 डिफरेंट सीट पर बैठा है, मतलब एक आउटपुट के लिए एक इनपुट के लिए आपको कोई 2 आउटपुट मिल रहा है, ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। तो उस वाले केस में आपका फंक्शन नहीं बन पा रहा था। केस नंबर थर्ड में हम लोगों ने ये लिया था कि आपके पास मल्टी स्टूडेंट किसी एक बेंच पर बैठे हैं। इसका मतलब मल्टी इनपुट है जो वो एक आउटपुट का काम कर रही हैं, मतलब मल्टी इनपुट आपको एक ही आउटपुट दे रहा है। तो ये तो फंक्शन बन जाएगा आपका, क्योंकि उसने भी वही दिया, दूसरे ने भी इमेज तो यूनिक दी ना। अब भले ही सेम टू सेम दे दी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इस वाले इनपुट ने इमेज यूनिक दी, इस वाले इनपुट ने भी यूनिक इमेज दी, इस वाले इनपुट ने भी यूनिक इमेज दी। भले ही दोनों सबने सेम टू सेम दे रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज को हमें, जो ये हमारा कोडोमेन का काम कर रहा है बी, उसको तो हमें देखना ही नहीं है। ये आपको समझ आया? तो उस वाले केस में आपका फंक्शन बन रहा था। फोर्थ केस हम लोगों ने यहां पर ये लिया कि अगर डोमेन के पास कोई भी एक एटलीस्ट 1 वैल्यू, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक वैल्यू ऐसी बच जाती है जिसका कोई भी यहां पर आउटपुट नहीं मिलता। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपके पास डोमेन में कोई भी एक वैल्यू एक ऐसी बच जाती है जिसका कोई भी आउटपुट या फिर कोई भी रेंज एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस वाले केस में भी आपका फंक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा। ये आपको समझ आया? आगे बढ़े, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम लोग एक बार और डोमेन, कोडोमेन और रेंज को काफी अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसे रिलेशन में पढ़ लिया था। तो मैं आपको थोड़ा क्रैश कोर्स की तरह समझाऊंगा, क्योंकि जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं उसे दोबारा पढ़ना फिर समय की बर्बादी है और पागलपंती है। अगर आपको आ चुका है तो, नहीं आया तो एक बार समझिए, आपको पक्का आ जाएगा। आप जो भी इनपुट कर रहे थे, अगर आपने वो सारे के सारे इनपुट को कलेक्ट कर लिया, आपने मान ली जो इनपुट यहां पर आपके पास था, यहाँ पर जो भी ये सेट था, इस सेट में आने वाले हर एक इनपुट के लिए अगर आपने सारे के सारे इनपुट को कलेक्ट कर लिया, तो उनको कलेक्ट करने के बाद जो भी आपका नाम होगा उसको हम लोग डोमेन कह सकते हैं। उस पूरे के पूरे बोलने से अच्छा है अगर हम लोगों ने डोमेन एक वर्ड बोल दिया कि डोमेन, तो डोमेन का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी इनपुट हैं उन सारे के सारे इनपुट का कलेक्शन, वो आपके पास डोमेन होगा। ये आपको समझ आया? इसी डोमेन को आप लोग यहां पर इंडिपेंडेंट के नाम से बोल सकते हो। क्यों?
क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि ये जो आपके पास डोमेन का काम कर रहा था, ये डोमेन किसी पर भी डिपेंड नहीं था। ये चाह रहा था तो यहाँ पर यहाँ बैठ जा रहा था, ये चाह रहा था तो यहाँ जा रहा था, ये चाह रहा था तो यहाँ जा रहा था। सारी की सारी कंडीशन बिहेवियर पे डिपेंड हो रही थी कि ये इसको कहाँ भेजेगा। तो ये तो यहाँ पर डिपेंड नहीं है, ये तो अपने मन का है, तो इसलिए इसको हमने इंडिपेंडेंट बोला था। और इसी का एक और नाम होता है प्री इमेज। ये आपको समझ आया, प्री इमेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इनपुट कर रहे हो, तो इस इनपुट के लिए अगर आपने यहाँ पर मिरर लगा दिया, तो मिरर लगाने के बाद आपको यहाँ पर उसकी इमेज दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए मैं जाके मिरर के सामने खड़ा हो गया, तो मुझे मेरी इमेज मिरर में दिखाई देगी। और इमेज के सामने वाला, इमेज के पहले वाला क्या होगा, प्री इमेज। तो ये आपका प्री इमेज, ये आपका प्री इमेज। समझ आया? उसके बाद आपको जो जो आउटपुट मिल रहा है, अगर आपने उन सारे के सारे आउटपुट को कलेक्शन कर लिया, तो आप उसको नाम देते हो रेंज। ये भी आपको समझ आया? इसी रेंज को एक अनदर नाम से जाना जाता है डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर आने वाली सारी की सारी वैल्यू अपने पहले वाले इंडिपेंडेंट पे डिपेंड थी, तो यहां पर इसका नाम हो जाता है डिपेंडेंट। उसी तरीके से जो आपका ये प्री इमेज है, प्री इमेज का मतलब आपके सामने इस इमेज से पहले वाला प्री इमेज, समझ लो? यहां पर जो भी इमेज है उसके पहले यहां पर आने वाली सारी की सारी प्री इमेज, समझ रहे हो? तो यहां पर इसको तो हमने इमेज बोला था। अगर मैं किस मिरर के सामने खड़ा हूं, तो जो मुझे मिरर में दिखाई दे रहा है उसको तो इमेज बोला जाएगा। तो यहां पर इसका एक अनदर नेम आता है इमेज। तो ये यहां पर कुछ नाम थे जो आपको समझ आया। डोमेन और रेंज बहुत ज्यादा यूज होता है। प्री इमेज, इमेज उसके बाद यूज होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट आता है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आता है। सबसे पहले 50% केस में मान लीजिए इसका यूज होगा, आपको ज्यादातर डोमेन रेंज का यूज करता है वो। उसके बाद 20% केस में यहां पर वो प्री इमेज और इमेज का यूज करेगा। उसके बाद फिर वो 20% केस में यहां पर इनपुट और आउटपुट का यूज करेगा। फिर यहां 10% केस में आपका वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का यूज करेगा। ये आपको समझ आए? ठीक है, 50, 20, 40 और ये 10, ठीक है आपका। तो यहां पर सबसे मैक्सिमम वो डोमेन रेंज का यूज करता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद एक लास्ट वर्ड आता है आपका कोडोमेन नाम का। कोडोमेन का मतलब होता है, मैं यहां पे लिख के समझाता हूं आपको। कोडोमेन का मतलब होता है कि जिस सेट से आपको आउटपुट मिला, जिस सेट से आपको आउटपुट मिल रहा है, वो सारा का पूरा सेट, जिस सेट से आपको आउटपुट मिल रहा है वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। जैसे मान लीजिए फंक्शन आपका f such that a to b जा रहा था, ये आपको समझ आया? तो इनपुट तो काम यहां से कर रहा था, लेकिन आउटपुट तो आपको b से मिल रहा था। तो ये पूरा का पूरा सेट b जो है वो क्या कहलाएगा, वो कोडोमेन कहलाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर आपका कुछ नाम थे जो कि आपको हमने समझाया, और उम्मीद करते हैं समझ भी आया होगा। आगे बढ़े, ठीक है? अब आइए यहाँ पर एक नाम और यूज होता है, उस नाम को हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है उसका मीनिंग। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन। एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन आप लोग देखिए इसके नाम से समझने की कोशिश करिए कि रियल वैल्यू फंक्शन मतलब एक फंक्शन है जो कि हमें क्या दे रहा है, हमें रियल वैल्यू दे रहा है। तो इसके नाम से आप लोग हल्का से समझ रहे होंगे कि एक फंक्शन अगर कोई भी रियल वैल्यू अपनी देता है तो उस चीज को यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है और वो अपने फंक्शन में आने वाले हर एक आउटपुट, उस फंक्शन को जितना भी आउटपुट मिल रहा है, उस फंक्शन को जितना भी रेंज मिल रहा है, वो सारा का सारा रियल नंबर मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया हमने क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर आने वाले हर एक आउटपुट में, हर एक आउटपुट मतलब सारे के सारे रेंज जो है वो आपको रियल नंबर दे रहा है। मतलब वो फंक्शन में आपको जितना भी आउटपुट मिला, उस फंक्शन की जितनी भी रेंज मिली, उस फंक्शन की जितनी भी इमेज मिली, या फिर उस फंक्शन के जितने भी डिपेंडेंट पार्ट मिले, वो सारे के सारे रियल नंबर है। आप उसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। सिंपल सी मीनिंग है कि मान लीजिए आपको कोई भी fx = y एक यहाँ पर फंक्शन है, x में आप कुछ भी रखो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपका मान लीजिए fxy = कोई भी एक फंक्शन है, तो आप x के अंदर कुछ भी रखिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन y के अंदर आने वाली सारी की सारी वैल्यू अगर एक रियल नंबर है,
तो उस वाले फंक्शन को यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पर अगर कोई बोल दे कि रियल वैल्यू फंक्शन, तो आप लोग समझ जाइएगा कि अगर किसी ने यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन नाम के वर्ड का यूज कर लिया तो इसका मीनिंग ये है कि उसके पास जितनी भी आउटपुट है वो सारा का सारा रियल नंबर है। ये आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उन सारे के सारे टाइप्स को हम लोग समझेंगे और यहाँ पर उसका ग्राफिकल वर्जन देखेंगे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा अब टाइप्स ऑफ फंक्शन चल रहा है। नॉर्मली हमने फंक्शन को काफी अच्छे से पढ़ लिया है। आप अगर सिर्फ फंक्शन पढ़ना चाहते हैं, जनरली फंक्शन को समझना चाहते हैं, तो फंक्शन अब तक हम लोगों ने जो भी 1-1.25 घंटा में पढ़ा वो काफी डिटेल में पढ़ा और काफी अच्छा समझ भी आया होगा आपको, ये मैं गारंटी लेता हूँ पूरी। और हम लोग हर चीज डिटेल में पढ़ते हैं तो सेम वही कंडीशन समझ आता है हमारा। बस ये मैं जब पहले बीएससी पढ़ाई करता था, वो तो अब 11th पे आ गया हूं मैं, क्योंकि बीएससी वालों का भी एग्जामिनेशन पता नहीं है ना, होगा नहीं होगा, तो इसलिए जब मैं 11th वालों को पढ़ा रहा हूँ तो काफी डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो इसलिए समझ आता है हमारा। आप देखते हैं कि किसी भी एक चीज को समझाने के लिए मैं 10-10 मिनट ले लेता हूं, तो यहाँ पर जब समझ आता है तो, लेकिन गारंटी पूरी है कि आपको समझ आएगा, बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर आप लोग कंसंट्रेट बना के चाहते हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सिर्फ वैसे आए हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन हो जाए, तो फिर मेरी वीडियो से कुछ आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज आप लोग पूरा समझने की कोशिश करिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती है, मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज्यादा, आप लोग देखते भी हैं कभी कभी बहुत जल्दी बोलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी जाए, लेकिन फिर भी चली जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी, लेकिन समझ आपको पूरा अच्छा सा आएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए आगे टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला चलेगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, हम लोग यहाँ पर फंक्शन की कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं और उनके ग्राफ देखने वाले हैं कि किस चीज से, किस तरीके से उनका ग्राफ बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले फंक्शन आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अब जिस तरीके से आप लोग इनका नाम देख के ही उनको समझ सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब फंक्शन आइडेंटिटी जो सेम टू सेम, जनरली अगर बोला जाएगा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम, एक जैसा ही। तो एक जैसा ही वर्ड बोलने का ये मतलब है कि मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है, वो R2R पे डिफाइन हो रहा है। R2R का मतलब रियल नंबर से लेकर रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उसमें कुछ ना कुछ रियल नंबर पुट कर रहे हैं और आपको आउटपुट में से भी कुछ ना कुछ रियल नंबर ही मिल रहा है। ये पूरा का पूरा कोडोमेन है, जो भी आपको रेंज मिलेगा वो उस रियल नंबर के अंदर से ही मिलेगा। तो एक फंक्शन है जो आपका R से R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। तो उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि उस फंक्शन में आप जो भी इनपुट करो वही सेम टू सेम आपको आउटपुट दे रहा है। आप जो जो इनपुट करोगे वही सेम टू सेम अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को यहां पर आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया। अगर आपने किसी भी फंक्शन के अंदर जो इनपुट करा, मान लीजिए आपने यहां पर किसी फंक्शन के अंदर x डाला, तो आपको x ही आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा। आप समझ रहे हो? अगर किसी भी फंक्शन के अंदर आप लोग यहाँ पर x डालते हो, इनपुट का काम कर रहे हो, तो यही सेम टू सेम x जो है वो आपको आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि जहां पर जिसकी इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों आपस में सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर आप उसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हो, तो अगर आपने यहाँ पर a पुट करा तो अगले नंबर पे आउटपुट जो होगा वो भी आपको a ही मिलेगा। अगर आपने इनपुट में b करा तो आपको आउटपुट में भी यहाँ पर b ही मिलेगा। ये आपको समझ आया? तो यही होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा फंक्शन जहां पर उसकी इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों आपस में सेम हो जाए, ऐसे फंक्शन को यहां पर आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन में मैं जो इनपुट कर रहा हूं वही आउटपुट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं 1 डाल रहा हूं तो 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, 3 पे 3 मिल रहा है, -1 पे -1, 0 पे 0, -2 पे -2, -3 पे -3, मतलब मैं जो इनपुट कर रहा हूं वही मुझे आउटपुट में मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए कार्टेशियन प्लेन पे, तो देखिए किस तरीके से बनेगा। हम जानते हैं ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यहां पर हमारा ओरिजिन है 0, तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या मिल रहा है, fx इज इक्वल टू x। 0 डालेंगे हमें 0 ही मिलेगा, 1 डालेंगे हमें 1 मिलेगा,
यहाँ पे 2 डालेंगे हमें 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 डालेंगे हमें यहाँ 3 मिलेगा, -1 डालेंगे हमें यहाँ पे -1 मिलेगा, हम यहाँ पर -2 डालेंगे हमें यहाँ पर -2 मिलेगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे -2 मिलेगा और इस तरीके से मिलता चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर इनको आपस में कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट करने का मतलब है इनको आपस में ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने पर आपका डायग्राम कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाएगा जो कि यहाँ ओरिजिन से टच होकर गुजरेगा। ये आपको समझ आया। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है कि आपके पास वो लाइन पूरी की पूरी इस तरीके से जाती है जो कि यहाँ ओरिजिन से टच होकर गुजरती है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन में जो हमारा इनपुट का काम है वही हमारा आउटपुट का काम है। तो अगर आप लोग मान लीजिए इस वाले, कैसे समझाऊं इसको, मान लीजिए आप लोग इस वाले कोऑर्डिनेट पे हैं, तो यहाँ पर अगर ये 1 डाला तो आपको यहाँ 1 देगा, अगर आपने यहाँ 2 डाला तो आपको यहाँ 2 देगा, और जब ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, सेम वही कंडीशन ऐसे जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो कि यहाँ ओरिजिन से टच होके गुजरेगी। ये आपको समझ आया, क्योंकि सिंपल सी कंडीशन है। किसी भी ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है कि आप वहां पर x की अलग अलग वैल्यू रखो, आपको y की वैल्यू मिलेगी, समझ आया आपको। आप अलग अलग x की वैल्यू रखो, आपको अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी। फिर जहां जहां वैल्यू मिला उन सारे के सारे पॉइंट को आपस में जोड़ दो। जैसे मान लो आपने कुछ अलग अलग वैल्यू रखी, यहां रखा तो यहां मिल गया, यहां रखा तो यहां मिल गया, यहां रखा तो यहां मिल गया, फिर मान लीजिए यहां रखा तो आपको यहां मिल गया। सब इनको ज्वाइन कर दो आपस में, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आपको समझ आया। तो ऐसे आपको निकाला जाता है, किसी भी चीज का ग्राफ बनाया जाता है। ये आपको समझ आया। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। उसके बाद हम लोग यहां पर सेकंड फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। सेकंड फंक्शन का नाम है यहां पर कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन का नाम है यहां पर कांस्टेंट फंक्शन। आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो कि कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब जो कि बिल्कुल वहीं पे जाके स्टॉप हो गया हो, ना ही उससे आगे जा रहा हो ना ही उससे पीछे जा रहा हो। तो ऐसे फंक्शन को यहां पर कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन होगा आपका f, जो कि रियल नंबर से लेकर रियल नंबर पे अगर डिफाइन हो रहा होगा, आपका कोई भी एक फंक्शन है f जो कि रियल नंबर से लेकर रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा होगा, इसका मतलब उसमें इनपुट का काम भी रियल नंबर करेगा और आउटपुट का काम भी रियल नंबर करेगा। तो उस वाले फंक्शन में अगर आपने मान लीजिए कोई भी वैल्यू x डाली, मान लीजिए जनरल आपका कोई भी नंबर x हो सकता था, वो आपने इनपुट करा और आपको आउटपुट में हमेशा मान लीजिए c ही देगा। c का मतलब c फॉर कांस्टेंट, हमेशा c ही देगा। तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। आप यहां पर x की जगह 1 डालो, ये c देगा, आप 2 डालो ये c देगा, आप 3 डालो ये c देगा, 0.5 डालो c देगा, पाई डालो c देगा, 22/7 डालो c देगा, 6 डालो c देगा। आप कुछ भी डाल दो यहां पर, ये रिजल्ट आपको हमेशा ही c देगा, मतलब कांस्टेंट है, ये हिल ही नहीं रहा है यहां से। तो ऐसे फंक्शन को यहां पर कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। कोई पूछे कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक फंक्शन है और उस फंक्शन की अगर जो आपके सामने जो भी रेंज मिल रहा है वो यूनिक है, आप उसमें कोई भी पॉइंट डाल दीजिए हर एक डोमेन के लिए। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन जहां पर उसकी हर एक डोमेन के लिए आपको एक यूनिक रेंज ही मिल रही है, मतलब आप चाहे उसमें कुछ भी डाल दो आपको सिर्फ एक ही आंसर दे रहा है, तो ऐसा फंक्शन यहां पर कांस्टेंट फंक्शन होता है। आप x जनरल कोई भी जनरल वैल्यू x डाल दो, रिजल्ट आपको हमेशा c ही देगा। x की वैल्यू चेंज होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, लेकिन c आपका चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया। और ऐसे फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए c मेरा नाम का वर्ड जो है, c की वैल्यू मान लीजिए 5 है, समझा, और 5 कहीं यहां पर आता है y की वैल्यू, क्योंकि ये तो काम आपका y का करता है, ये तो काम आपका y का करता है। तो आप x की वैल्यू 1 डालो आपको 5 देगा, आप 2 डालो 5 देगा, 3 डालो 5 देगा, 4 डालो 5 देगा, 0 डालो 5 देगा, -1 पे 5 देगा, -2 पे 5 देगा, -3 पे 5 देगा। ये आप समझ रहे हो। और फिर जब इनको ज्वाइन करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और ये स्ट्रेट लाइन आपकी चलती चली जाएगी। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। वो कहीं पर भी हो सकता है, वो यहां पर हो सकता है, 3 होगा तो यहां पर हो जाएगा, -1 होगा तो यहां पर हो जाएगा, -2 होगा तो यहां पर हो जाएगा, और ये तरीका आपका चलता ही चला जाएगा। ये आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर तीसरा फंक्शन आता है जिसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। वो पॉलिनोमियल फंक्शन देखिए एक खास तरीके का फंक्शन होता है। अगर आपके सामने मान लीजिए कोई भी फंक्शन है और वो एक इस तरीके की फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी जनरल आपका एक फंक्शन है, वो रियल नंबर से रियल पे डिफाइन हो रहा है और कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। वो तरीका देखिए क्या है
कि fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 an x की पावर। अगर आपका कोई भी फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो ऐसे फंक्शन को यहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए x प्लस का 2 है, अगर आपने a1 की जगह 1 डाल दिया और इसकी जगह 2 डाल दिया, बाकी सारा 0 कर दिया, मतलब a2 से लेकर an तक 0 0 डाल दिया, तो आपका फंक्शन x प्लस का 2 बन जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, अगर आपने a2 की जगह 1 डाला, a1 की जगह 3 डाला, a0 की जगह 2 डाला, तो आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए 3x की क्यूब प्लस माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का पाई x, और बस इतना ही, ये आपको समझ आता है। ऐसा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। मतलब कोई भी फंक्शन अगर वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है जहां पर शुरुआत मेरे पास x की पावर 0 डिग्री से हो रही है और उसके आगे कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर प्लस का x की पावर 1 कोई भी कांस्टेंट जनरल, फिर आपके पास प्लस x की पावर 2 कोई भी जनरल कांस्टेंट, प्लस डॉट 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 आपके पास इस तरीके से x की पावर n तक जा रहा है और प्लस का कोई भी जनरल कांस्टेंट है, तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। और इनका ग्राफ किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, कहीं से भी जा सकता है। मान लीजिए अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हो, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 डिग्री की इक्वेशन पे हो, तो आपका ग्राफ कुछ यू फॉर्मेट का बनेगा। मान लीजिए आप लोग 3 डिग्री की इक्वेशन पे हो तो आपका कुछ एस टाइप का बनेगा। तो वो सारी बातें बात की हैं, वो तो हम लोग जब यहाँ पर एक्स की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा। ये तो हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो करीब 3-4 घंटे की पूरी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हैं, बहुत सारे तरीके हैं ग्राफ को समझने के, वो बात अलग अलग है, हम लोग ब्रेक कर करके बना देंगे। लेकिन जब आप लोग पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है, और ऐसे फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। वहां पर आपके सामने जो आप बचपन में ये पढ़ते थे इक्वेशंस टाइप का, अगर हमने इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो ऐसा फंक्शन हमारे सामने इक्वेशन बन जाता है। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है, आगे आप लोग बाइक्वाड्रेटिक पढ़ोगे, फिर पेंटा हेक्सा, वो आपका चलता चला जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़े। सिंपल सी कंडीशन थी पॉलिनोमियल की कि अगर आपके सामने कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो कुछ इस फॉर्मेट में ही लिखा हुआ होगा, और अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट में लिखा है तो वो आपके सामने पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है रेशनल फंक्शन। आप जैसे जानते हैं जिस तरीके से रेशनल नंबर डिफाइन होते हैं कि कोई भी आपके सामने अगर नंबर p/q की फॉर्म में लिखा हो जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर को आप लोग यहाँ पर रेशनल नंबर कहते हो। तो सेम वही कंडीशन है कि आपके सामने कोई भी फंक्शन रेशनल फंक्शन कहलाएगा। मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो फंक्शन है, एक का नाम हमने f दिया और एक का नाम हमने g दिया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम पहले का नाम f दे देंगे, अगले का नाम g दे देंगे और पड़ेगा s दे देंगे। जनरली कोई भी स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग उसको डेनोट कर सकते हैं। ये आपको समझ आया? f और ज्यादा यूज होता है, तो हम लोग भी अपने उसको ब्रेक नहीं करना चाहते, अपनी जो हमारी हैबिट है उसको ब्रेक नहीं करना चाहते। तो मान लीजिए आपके सामने कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, और उसको रेशनल की फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए अगर मैं g को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, f को भी ले जा सकता हूं, कैसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए मान लीजिए मैं f को ही ले जाता हूं, तो आपके सामने फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा g/f टाइप का। यहाँ पर उसके अंदर कुछ अलग अलग वैल्यू होंगी, वो कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए x1 x2 कुछ भी हो सकता है। जनरल एक सेंस है। आपके सामने वो फंक्शन g/f की टाइप में होगा, डिवाइड की फॉर्म में लिखा होगा। ये आपको समझ आया? लेकिन वहां पर मेन कंडीशन होगी कि आपका जो भी ये फंक्शन fx है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया? अगर कोई भी फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है जहां पर नीचे वाला पोर्शन उसका इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे फंक्शन को यहां पर रेशनल फंक्शन कहा जाता है। आपको समझ आया? सेम इसी तरीके से अगर आप लोग यहां कनेक्ट करना चाहो तो इर्रेशनल फंक्शन डिफाइन हो सकता है। इर्रेशनल फंक्शन का मतलब जिसे डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो। यह आपको समझ आया? जिसे डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो। या फिर आप लोग समझते होंगे कि आपके पास जितने भी अंडर रूट के अंदर आने वाले नंबर होते हैं,
आपके पास अंडर रूट के अंदर आने वाले जितने भी नंबर होते हैं, अगर कोई भी प्राइम नंबर आ गया अंडर रूट के अंदर, तो वो सारा का सारा आपका क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। सेम बाय दिस कंडीशन अगर आपका कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो ऐसे फंक्शन को वहां पर इर्रेशनल फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपका कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को वहां पर इर्रेशनल फंक्शन कहा जाता है। उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ कोई फंक्शन f होगा, उसकी पावर 1/2 हो सकती है, पावर 1/4 हो सकती है, 1/6 हो सकती है, मतलब कोई भी 1 बाई इवन नंबर हो सकता है। क्यूब में नहीं होता, फिर वो आपका माइनस पे माइनस दे देता है। इसलिए तो अगर जनरल सेंस समझने वाली बात ये है, क्योंकि आप 1/4 को तो ऐसे लिखोगे ना, अंडर रूट फिर यहाँ पर 1/2, तो सिंपल सी मेन कि अगर आपका यही अंडर रूट के अंदर आ गया तो बाहर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो ऐसे फंक्शन को वहां पर इर्रेशनल फंक्शन कहा जाता है। और कोई भी फंक्शन अगर आपका डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पर उसका नीचे वाला पोर्शन इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे फंक्शन को आपको रेशनल फंक्शन कहा जाता है। ये आपको समझ आया? आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास अगला टॉपिक आता है मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले मॉडुलस के बारे में आपको बता दूं कि मॉडुलस नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो अपने अंदर आने वाली किसी भी वैल्यू को प्लस वैल्यू की फॉर्म में बाहर निकालता है। मॉडुलस एक खास तरीके का एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो कि अपने अंदर आने वाली किसी भी नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, प्लस दे देता है, प्लस कर देता है। ये आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मॉडुलस एक खास तरीके का ऐसा फॉर्मेट होता है जो कि अपने अंदर आने वाली किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, या फिर चाहे वो 0 हो, वो सारी की सारी वैल्यू को पॉजिटिव की फॉर्म में ही बाहर निकालता है। ये आपको समझ आया? तो उसी तरीके से मॉडुलस फंक्शन होता है। सबसे पहले इसके सिंबल के ऊपर बात करेंगे। इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मॉडुलस, आपने दो ऐसे ब्रैकेट लगा दिए तो ये स्ट्रेट लाइन वाले, तो वो मॉडुलस का सिंबल है। और इसका मतलब होता है कि मान लीजिए मॉडुलस x जो होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि मॉडुलस x प्लस x के इक्वल होता है जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो, मॉडुलस x 0 के इक्वल होता है जब आपका x इज इक्वल टू 0 हो, और मॉडुलस x माइनस x के इक्वल होता है जब आपका x जो है वो लेस देन 0 हो। ये आपको समझ आया? और मैंने अभी क्या बोला कि मॉडुलस x जो होता है वो क्या करता है, अपने अंदर आने वाली किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू कर देता है। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मॉडुलस के अंदर यहाँ पर 5 डाला, तो 5 डालने का मतलब मुझे रिजल्ट में यहाँ पर देखिए ये जो 5 मैंने अंदर की तरफ डाला, ये जो 5 है वो 0 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या वो दे देगा, सेम टू सेम दे देगा, x दे देगा, तो मेरे पास 5 आ जाएगा। मान लीजिए मैंने मॉडुलस के अंदर यहाँ पर माइनस का 7 डाला, तो माइनस का 7 डालने का मतलब अब ये जो माइनस का 7 है वो क्या है, 0 से छोटा है, तो अगर कोई भी वैल्यू 0 से छोटी होगी तो माइनस का x देगा, मतलब बाहर माइनस तो है ही है और अंदर मैंने x की जगह क्या डाला, ब्रैकेट के अंदर x की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस का 7, तो यहां पर माइनस का 7, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो देखिए यही तो है मॉडुलस, कि आपके पास प्लस वैल्यू थी तो उसने प्लस वैल्यू दी, नेगेटिव वैल्यू थी तो उसने भी पॉजिटिव वैल्यू कर दी। बस दोनों में चेंज इतना सा था कि आपके सामने अगर कोई भी वैल्यू उसने यहाँ पर x डाली है तो वो पॉजिटिव वैल्यू की फॉर्म में बाहर निकालता है। बस उसका निकालने का तरीका जो होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि अगर आपके सामने कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो सेम टू सेम बाहर निकाल देता है, अगर आपके सामने कोई वैल्यू 0 है तो वो 0 की फॉर्मेट में बाहर निकालता है, और अगर आपके सामने कोई वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ x की फॉर्म में बाहर निकालता है। और x आपका पहले से ही नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, और x आपका पहले से ही नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मॉडुलस फंक्शन ऐसे फंक्शन को ही कहा जाता है। इसका ग्राफ आप लोग जब बनाएंगे, जब हम लोग समझेंगे x y की फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। ये आपको समझ आया? वो पॉइंट जरूरी नहीं है यहाँ पर हो, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो सारी की सारी कंडीशन फंक्शन पे डिपेंड होती है, तो वो हम लोग ग्राफ में देखेंगे। ये आपको समझ आया? लेकिन जनरली समझाने का सेंस आपको बता दूं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होता है। आप लोग अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 डाला होगा तो भी उसने मुझे 1 दिया। अगर मैंने मॉडुलस x लिया तो मैंने 2 डाला उसने 2 दिया, मान लीजिए मैंने 3 डाला उसने 3 दिया, मैंने -1 डाला तो -1 को वो क्या करेगा, +1 कर देगा, तो भी वो +1 देगा। मैंने माइनस का 2 डाला तो भी वो क्या करेगा, प्लस का कर देगा, तो उसने प्लस का 2 दिया। मैंने -3 डाला तो वो क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो उसने प्लस का 3 दिया। और जब आप इन सारे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे 0 पे तो 0 ही देगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। आप देख सकते हैं वी टाइप का,
ये आपको समझ आया? तो ऐसा फंक्शन आपके सामने मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद आपका 2 या 3 और फंक्शन है, हम लोग उसे देख लेते हैं। सबसे मेन आता है आपका सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले जो आपका फंक्शन असाइन होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको समझना काफी जरूरी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक फंक्शन है, हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी और चलेगा लिस्ट इंटीजर, मॉडुलस और ये सिग्नम फंक्शन, इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे और काफी डिटेल में पढ़ेंगे उसके ऊपर। लेकिन यहाँ फंक्शन में जब टाइप आ रहा है तो हम लोग हल्का हल्का सा समझ लेते हैं इसको। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जितना आपका यूज हो जाए और आप कहीं क्वेश्चंस में मार ना खाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका एक ऐसा फंक्शन होता है, वो ये कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वो ये कहता है कि मान लीजिए आपने उस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डाली, तो उसका मतलब है कि मान लीजिए आपने फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डाली तो वो क्या करता है, उससे छोटे में जितने भी इंटीजर हैं उन इंटीजर में सबसे बड़ी वैल्यू आपको बाहर देता है। मान लीजिए आपने फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, इस तरीके से, जो ये क्लोज ब्रैकेट होता है कुछ इस तरीके से। और आप लोग ये कहता है कि मान लीजिए आपने इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाली, जैसे मान लीजिए आपने 2 डाला, तो 2 अगर देखिए 2 एक इंटीजर है, तो 2 एक इंटीजर है तो इसका मतलब ये सेम टू सेम हमें इंटीजर दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन अंदर आने वाली कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपने पॉइंट की फॉर्म में डाला, जैसे 1.5 डाला, तो 1.5 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा, अब 1.5 से छोटा 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा 1 है। तो आपके पास आंसर रिजल्ट में 1 आ जाएगा। ये आपको समझ है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही कहता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने माइनस का 3.8 है, अब माइनस के 3.8 से छोटा कौन कौन सा है, -4 है, -5 है, -6 है, माइनस का 7 है, ये सारे के सारे आपके पास फंक्शन है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इन -4, -5, -6 में सबसे बड़ा माइनस का 4 है, तो आपको रिजल्ट में माइनस का 4 दे देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि ये कहता है कि उसके अंदर आने वाली सभी की सभी वैल्यू को वो क्या करता है, और उससे छोटे सारे के सारे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर आपको देता है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये आपको समझ आया? यहीं पर आप लोग यहीं पर सिग्नम फंक्शन समझ लीजिए, लास्ट फंक्शन है सिग्नम। इसके बाद मैं इसे क्विट कर दूंगा इस वाले टॉपिक को, क्योंकि मैं सोच रहा हूं इसके ऊपर पार्ट्स के ऊपर इसका ग्राफिकल वर्जन, इसमें हम लोग इसका जो टॉपिक है वो काफी डिटेल में पढ़े और उसके लिए अलग वीडियो, यहां पर नहीं, यहां पर दिक्कत होगा। ठीक है, सिग्नम फंक्शन समझ लेते हैं। सिग्नम फंक्शन आपके सामने, अगर मान लीजिए फंक्शन जो है f(x) वो r पे डिफाइन होता है, वो ये कहता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन f(x) है वो मॉडुलस x अपॉन x टाइप का होगा। अब आप लोग मॉडुलस x को काफी अच्छे से जानते हो कि मॉडुलस x प्लस का x देगा अगर आपके पास x 0 से बड़ा है, माइनस x देगा अगर आपके पास x 0 से छोटा है, और 0 देगा अगर आपके पास x 0 के इक्वल है। तो ये फंक्शन आपके पास ऐसे हो जाता है कि प्लस का x देगा अगर x 0 से बड़ा है, माइनस का x देगा अगर x 0 से छोटा है, और 0 देगा जब x 0 के बराबर हो। ये आप समझ रहे हो? तो ऐसे वाला फंक्शन आपका f(x) x से x कट के 1 हो जाएगा जब x 0 से बड़ा होगा, यहां से ये कटेगा -1 हो जाएगा जब x 0 से छोटा होगा, और यहाँ 0 हो जाएगा जब x 0 के बराबर होगा। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं, तो f(x) आपको प्लस का 1 देगा जब आपका x 0 से बड़ा होगा, माइनस का 1 देगा जब आपका x 0 से छोटा होगा, और 0 देगा जब आपका x 0 के इक्वल होगा। तो ऐसे फंक्शन का यहाँ पर सिग्नम फंक्शन कहा जाता है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है आपके पास, इस तरीके से पॉइंट वाले, आप समझ रहे हैं? तो ये सिग्नम फंक्शन का यहाँ पे ग्राफ होते हैं। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लियर होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने आपको फंक्शन काफी डिटेल में पढ़ाया, टाइप्स भी पढ़ाए हैं, लेकिन आपका जितना टाइप्स था वो पढ़ाया है। बाकी टाइप्स की वीडियो हम लोग अलग से बनाने वाले हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप लोग टाइप्स को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो चेक करो, वहां पर हम लोग टाइप्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। वहां पर हम लोगों ने उसका ग्राफ भी देखा है, वहां पर काफी ज्यादा इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन, कुछ न्यूमेरिकल भी देखे हैं। ये आपको समझ आया? तो वहां उसके लिए आप देखिए। लेकिन अगर आप लोग जस्ट बेसिक समझना चाहते हैं टाइप्स का, तो ये वाला भी आपके लिए बेनिफिट है। ये आपको समझ आया? आपके लिए बहुत है इतना।
बाकी इसके साथ हमारा फंक्शन वाला टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है, अभी नहीं खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी हमें डोमेन रेंज निकालना सीखना है, बहुत सारी बातें होंगी जो कि अभी तो 12th में भी है, लेकिन अगर आप लोग 11th के स्टूडेंट हो तो 11th के स्टूडेंट के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, न्यूमेरिकल पोर्शन अभी हमें करने हैं, ग्राफ को अभी और ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ना है, वो सब हम लोग अभी यहाँ पर करेंगे। और बाकी हाँ, जितना भी आपको अच्छा लगा कमेंट करके फीडबैक दो, जैसा भी लगता है फीडबैक जरूर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। बाकी फीडबैक मोस्ट इंपोर्टेंट है, फीडबैक दो। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।